तो वो एक स्पॉन्टेनियसली एक चीज़ जहन में आ जाती है। मैं एक दफ़ा उसको खोल लेता हूँ ताकि मुझे एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि आप मैंने उसमें अगर कहीं लिखा हुआ होगा तो yes sir, मुझे उसको रिकॉल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, yes sir. लेट्स सी। सर ये आई थिंक आइंस्टाइन वेलोसिटी एडिशन रूल के ओके बात ओके, हो रही है। हाँ सही है, सही, मैं समझ गया। एक सेकंड, मैं इसको ज़रा हम्म, एक सेकंड। उसमें शायद ये था कि अगर एक पार्टिकल शायद स्पीड ऑफ लाइट्स वगैरह से चलना शुरू कर दे तो एट द एंड ऑफ द डे जो दो ऑब्जर्वर वेलोसिटी जो नोट करेंगे वो बहरहाल स्पीड ऑफ लाइट होगी, कुछ ऐसी चीज़ होगी, यहाँ तक मेरा ख्याल है। राइट, लेट मी चेक, मैं खोल रहा हूँ बस। यूनिट टू रिलेटिविटी। कंप्यूटर जो है वो खोलने में देर लगा देता है। ये जो बेसिकली हम रिलेटिव वेलोसिटीज़ लेते हैं उसमें देखिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो जो ऑब्जर्वर होता है उसकी वेलोसिटी, और दूसरा उस रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी जिसमें कि वो मूव कर रहा है। ओके, मेरे ख्याल से अब ये देखना चाह रही थी तो मैं इसको शेयर स्क्रीन करता हूँ। ये आ गया आपके सामने? Yes sir. ओके, हाँ राइट। देखिए तो इससे आगे वाला जो हमें, हाँ एक सेकंड, नेक्स्ट पेज। हाँ नेक्स्ट पेज, यस, इसकी बात कर रही हैं आप? Yes sir, yes हम्म, yes. देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो यहाँ पर मेरा पेन कहाँ गया? यस, ये पेन आ गया और कंप्यूटर आई डोंट नो स्लो हो रहा है। ओके, देखिए ये जो पूरा हमारे पास एक्सप्रेशन आया है ना, ये वाला ये जो आई मीन एक्सप्रेशन है, ये बेसिकली वो जो होता है रिलेटिविस्टिक वे है कि हम दो वेलोसिटीज़ को हम किस तरीके से जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि अगर ये एक जनरल फार्मूला है तो उससे जो गैलीलियन रिलेटिविटी है उसका फार्मूला भी ड्राइव होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब भी हमारे पास एक्सप्रेशंस आती हैं फिज़िक्स में तो हम हमेशा ये ट्राई करते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशंस में, राइट, वो फार्मूला कैसे बिहेव कर रहा है। क्योंकि अक्सर हमें यह थोड़ा बहुत पहले से अंदाज़ा होता है कि भाई अगर हम इस फार्मूले को उसकी एक्सट्रीम कंडीशंस में लेके जाएं तो वो या तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसमें कोई बहुत बड़ा नंबर डाल रहे हैं, लेट से आपने इन्फिनिटी डाला, तो उसका बिहेवियर कुछ इस तरह का होना चाहिए कि वो आपको कुछ फाइनाइट रिजल्ट दे। और इसी तरह आप अगर उसमें कोई ऐसे स्मॉल नंबर डालने की कोशिश करें कि जिससे कि नोन रिज़ल्ट निकल सके, या ये समझ आया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई इसमें स्मॉल नंबर ऐड किया, आई मीन इंट्रोड्यूस किया, तो उसका बिहेवियर जो है वो नॉन फिज़िकल नहीं होना चाहिए। तो अब ये जो हमारे पास जनरल फार्मूला है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसके दो रिजल्ट्स हो सकते हैं। एक एक इसका जैसे मैंने कहा कि एक्सट्रीम कंडीशन में इसका रिज़ल्ट है, और दूसरा इसका जो है वो हम अगर इसको दूसरी तरफ एक्सट्रीम कंडीशन में ले जाएं, इन ए सेंस कि हम जो है इससे आई मीन गैलीलियन जो है रिलेटिविटी वो हम
ड्राइव करने में कामयाब हो जाएं। तो देखिए अब वो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल इसमें VAB और जो VBC है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो जाएं, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये होगा कि देखिए ये जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है C² से, तो ये एक बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। तो आप सेफली इस नंबर को आप जो है वो नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो देन VAC विल बी, अब जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू VAB प्लस VBC। तो यहाँ से हमने गैलीलियन रूल जो है वो हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें जो जो इसमें से VAC है, VAB जो है वो अगर लेट्स से कि वो पार्टिकल जो है जिसकी हम स्पीड नापना चाह रहे थे वो अगर स्पीड ऑफ लाइट होती, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप यहाँ पे VAB की जगह पर आप लाइट जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आप देखें कि इसकी सिंपल कैलकुलेशंस जो होंगी, क्योंकि जब आपने VAB की जगह पर आपने यहाँ पे लाइट C रखा, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा कि C से एक C कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो जो बल्कि मेरे ख्याल से मैंने वहाँ पे शायद कैलकुलेशन की भी हो और आपको यहाँ दिखाई भी हमें दे सकती है कि C यहाँ से आया प्लस VBC ये यहाँ पे होगा, ठीक है, और 1 प्लस यहाँ VAB की जगह आपने C रखा है और जो है BC यहाँ पर आ गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय C², ठीक है। सॉरी ये मैंने कुछ ज़्यादा उसको लंबा कर दिया, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ इरेज़र से मैं उसको बताता हूँ। इरेज़र साफ़ नहीं कर रहा, ओके, ये आया ड्रॉ और ये इधर आ गया, सही है। एक C से एक C² कैंसिल हो गया, तो हमारे पास C प्लस VBC और डिवाइडेड बाय यहाँ से एक C कैंसिल हो गया, तो ये 1 प्लस VBC डिवाइडेड बाय C आ गया, ठीक है। अब आप इसमें से अगर C कॉमन निकाल दें, C आपने कॉमन निकाला तो ये 1 प्लस BC हो गया। आज ये कंप्यूटर बहुत स्लो हुआ है, बल्कि लिख ही नहीं रहा है, क्या हो गया। VBC, सॉरी आज कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। 1 प्लस BC लिखा है भाई, आपको समझ तो अभी मेरे ख्याल से आ गई होगी कि यहाँ पर ये 1 प्लस VBC है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये इक्वल्स टू नहीं है, ये C हमने कॉमन निकाला था ना, 1 प्लस VBC, ये VB, सॉरी ये काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो गए यहाँ पे। मेरा पेन आई डोंट नो आज इतना सही नहीं चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि मेरा ख्याल है आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर C बच जाएगा। हाँ। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये इस तरीके से हो जाएगा। बस आपको जो चीज़ थोड़ी सी ये जहन में रखनी है कि VAC का मतलब क्या है। ये A ऑब्जर्वर, इसमें बेसिकली देखिए दो ही ऑब्जर्वर हैं। ये जो BC जो वगैरह जो है ना, ये इस तरह होता है कि देखिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल क्या हो रहा है, आई एम सॉरी ये गलत वक्त पे आ गया है, ठीक है ना। तो ये जो हम यहाँ पर AC जो हम नाप रहे हैं वो बेसिकली ये है कि ये A यहाँ पर है और ये जो पार्टिकल है इसको हमने C कहा हुआ है और ये B है। तो इस C की वेलोसिटी हम A के लिहाज से नाप रहे हैं तो वो VAC है, ठीक है। और इस C की वेलोसिटी B के लिहाज से जो है वो बेसिकली BC है। और जो B की वेलोसिटी, क्योंकि ये वाला जो रेफरेंस फ्रेम है इसको हम स्टेशनरी मान रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ,
तो जो इस रेफरेंस फ्रेम की अपनी वेलोसिटी है ए के लिहाज से, तो वो VAB है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है वो बेसिकली ये है कि ये जो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी c दिखाई दे रही है वो बेसिकली सम है, यानी कि उसके अंदर अगर हम बहुत ही सिंपल गैलीलियन जो रिलेटिविटी में देखें तो इसकी वेलोसिटी बराबर है बेसिकली VAB, जो इस रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी है a के लिहाज से, और जो इस आई मीन पार्टिकल की वेलोसिटी है b के लिहाज से। ये बिल्कुल वैसे ही बात है। लेट मी गो बैक टू ये जो हमारा वन नोट है जो मैं शुरू में करना चाह रहा था, इसको मैं न्यू शेयर पे जाऊं और देखिए अगर आप हेलिडे वगैरह को अगर आप देखें तो उसमें ये इस तरह की आपको डायग्राम उसमें बनाई हुई हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये अगर आप उसको A कह रहे हैं और इसको आप B कह रहे हैं और यहाँ पर अगर कोई पॉइंट C है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये जो वेक्टर आप लोकेट कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिकली सम है इस चीज़ का कि ये आपने सम इसको आपने लोकेट किया और फिर आपने इसको लोकेट किया, ठीक है। तो अब अगर आप एक वेक्टर लेट्स से मैं उस वेक्टर को उसमें v हम वेलोसिटी को कह रहे हैं, तो हम इसको इस तरह कह दें कि ये जो a वेक्टर है, राइट, लेकिन नहीं हमें इसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, तो मैं उसको बहरहाल x कह रहा हूँ। x a c जो है, ये जो वेक्टर है XAC, ये आपको बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि ये सिंपल वेक्टर रूल्स जो हैं एडिशन के, उसके लिहाज से क्या है, ये बराबर है, जिसे हम हेड टू टेल रूल भी अगर आप इस्तेमाल करें तो XAC बराबर है XAB के प्लस XBC के। ऐसा ही है ना, सॉरी। तो ये हमारे पास वेक्टर रूल है इसको लोकेट करने का, ये जो पार्टिकल C कह लें ये या जो लोकेशन C है। अब आप अगर इसी का आप अगर टाइम डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, आपने अगर टाइम के साथ इसका अगर आपने डेरिवेटिव लिया तो यही फिर जो है इक्वेशन VAC इज इक्वल्स टू VAB प्लस VBC बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास गैलीलियन वे ऑफ वेलोसिटी एडिशन आ जाएगा, जो कि वो जो फार्मूला हमने देखा था वेलोसिटी आई मीन रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन का, उसकी ये एक तरह से अप्रॉक्सीमेशन या ये कहिए कि उसकी लो वेलोसिटी फॉर्म है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जब भी हमारे पास फिज़िक्स में फार्मूले आते हैं तो हम उन्हें दो एक्सट्रीम कंडीशन में लेके जाके देखते हैं। तो एक इस फार्मूले की जो हमने जो उससे पहले देखा आइंस्टाइन का वेलोसिटी एडिशन का जो फार्मूला है, उसकी एक कहना चाहिए कि एक्सट्रीम कंडीशन ये है कि उसके ज़रिए से हम जो गैलीलियन वेलोसिटी एडिशन है उसका फार्मूला निकलना चाहिए, क्योंकि वो एक नोन फार्मूला है, बिल्कुल हमारी कॉमन सेंस उसको जो है वो रिकग्नाइज़ करती है कि ये वेलोसिटी हमें ऐसे ही दिखाई देगी, ठीक है। दूसरा जो थोड़ा सा नॉन कॉमन सेंस वाला है वो बहरहाल ये है कि अगर हमें जो है वो जो पार्टिकल है वो अगर आम पार्टिकल ना हो बल्कि लाइट हो, तो नो मैटर व्हाट आप कि ये जो फ्रेम बी है वो किसी भी स्पीड से जा रहा हो, इट डजेंट मैटर, जो आपको बहरहाल स्पीड दिखाई देगी एट द एंड ऑफ द डे एट पॉइंट सी, या ये कह लीजिए कि जो ए सी की स्पीड नोट करेगा वो बहरहाल स्पीड ऑफ लाइट होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी अगर वो लाइट उसने ऑन की है। तो ये दो उसकी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। तो ये जितने भी हमारे पास फिज़िक्स के फार्मूले होते हैं उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि उन्हें एक्सट्रीम कंडीशंस पर लेके जाके चेक करें। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन कर दूँ कि अक्सर आपने शायद छोटी क्लासेस में देखा हो कि वो ग्रेविटेशनल लॉ है या कूलम्स लॉ है, उसमें लोग ज़ीरो पुट करके कहते हैं कि ये तो फार्मूला ब्लो कर गया। तो याद रखिए कि इस तरह की चीज़ों को मतलब
ये जो आपने ज़ीरो डाला और वो उससे इक्वेशन ब्लो कर गई, आम मतलब फिज़िक्स में हम उसे कहते हैं कि अगर वो वाक़तन एग्जिस्ट कर रही हो तो हम उसे कहते हैं कि ये एक सिंगुलैरिटी है, कि यहाँ पे कि फ़िज़िकल लॉज ब्लो कर जाते हैं, राइट। लेकिन ये सिंगुलैरिटी बाद जो है बुनियादी तौर पर दो तरह की होती हैं। एक वो सिंगुलैरिटी होती हैं जो कि सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के चूज़ करने की वजह से आ रही हों, या आपने उन कंडीशंस को ठीक से अंडरस्टैंड ना किया हो, तो फिर वो कंडीशन हमारे सामने आ जाती हैं, राइट। तो वो सिंगुलैरिटी बज़ाहिर लग तो रही होती है, लेकिन वो ट्रू सिंगुलैरिटी नहीं होती हैं। लेकिन बाद सिंगुलैरिटीज़ ऐसी होती हैं जो ना तो कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करने की वजह से वो रिमूव होती हैं, और ना ही आप उनकी कोई और इंटरप्रिटेशन करना चाहें, कोई और आप ये समझें कि आप कोई शायद फिज़िकल लॉ आप भूल रहे हैं, इस वजह से हो रही हो, तो उन्हें आप उन तमाम चीज़ों को लगाने के बावजूद आप वो सिंगुलैरिटी दूर नहीं कर पाते। तो ये जो ग्रेविटेशनल लॉ या कूलम लॉ में आप ज़ीरो पुट कर दें आर की जगह, वो अगर ब्लो कर जाए, तो उसकी वजह सिंपल ये है कि हमने उस लॉ को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया होता है। मिसाल के तौर पर जैसे ग्रेविटेशन है, वहाँ अगर हम आर ज़ीरो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तो ब्लो कर गया, तो हम ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं कि हम ये नहीं कर रहे कि हम सेंटर ऑफ द अर्थ में तो पहुँच गए, लेकिन अब जो मैस हमारे सर पर है वो भी तो मौजूद है, तो वहाँ पर हम इस तरह से ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ब्लैक होल्स टाइप की चीज़ें हैं, ये बेसिकली ट्रू सिंगुलैरिटीज़ हैं, कि इन्हें आप किसी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से या किसी और तरीके से आप इन्हें रिमूव नहीं कर सकते। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियंस दोनों के लिए, कि इन्हें समझ सकें कि ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है, क्या वाक़तन कोई ऐसी चीज़ है कि जो हम मिस कर गए हैं, जो अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, या ये वाकई में कोई ऐसी चीज़ है कि जो वाकई में ट्रू सिंगुलैरिटी है। तो अभी तक तो ऐसे ही लगता है कि ब्लैक होल्स हैं या बिग बैंग का जो पॉइंट है वो वाकई में ट्रू सिंगुलैरिटी हैं, कि जहाँ पे वाक़तन लॉज ऑफ फिज़िक्स ब्रेक डाउन कर जाते हैं, और ये अनअवॉइडेबल हैं। You cannot avoid them by just doing some coordinate transformations. तो आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, प्रॉपर टाइम के बारे में पूछना था कि आपने कहा था हाँ हाँ, कि ये लॉरेंट्ज इनवेरिएंट होता है, यस यस यस। तो इसको क्या लॉरेंट्ज इनवेरिएंट बनाते हैं या कंसिडर करते हैं इसको? नहीं कंसिडर नहीं करते। देखिए ये बाय कंस्ट्रक्शन ऐसा है। देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं। देखिए लेट्स से हमारे पास डी एस स्क्वायर है ना, डी एस स्क्वायर पे तो हम मुत्तफ़िक़ हैं ना कि ये लॉरेंज इनवेरिएंट है, हाँ। और ये डी एस स्क्वायर क्यों लॉरेंज इनवेरिएंट है, इसलिए लॉरेंज इनवेरिएंट है, वी कैन ऑलवेज राइट इट लाइक डी एक्स म्यू डी एक्स म्यू। सही है ना। यस सर। कोई भी चीज़ जो कि इस फॉर्म में लिखी जाएगी जहाँ पे ये डमी इंडेक्सेस सम हो रहे हों, जिसका आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन आप लगा रहे हों, वो बेसिकली जो है वो एक लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी बन जाती है। जब भी हम रिलेटिविटी में लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटीज़ बनाना चाहते हैं, तो उसका एक तरीका ये होता है कि उस जो भी वो एंटिटी है उसमें सारे इंडाइसेस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड होने चाहिए। यहाँ पे हम देखें कि ये दोनों इंडेक्स जो हैं म्यू और म्यू, ये कॉन्ट्रैक्टेड हैं। मतलब आप जानते हैं ना कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती है कि वो दोनों यहाँ म्यू म्यू हो, राइट। कोई एक म्यू होगा और एक म्यू होगा, ठीक है। तो ये कोई चीज़ नहीं है। हाँ, यहाँ पे आप देखें कि एक इसका लोअर इंडेक्स है और इसका एक अपर इंडेक्स है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड हैं, तो ये जो है बुनियादी तौर पर एक लॉरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी बना रहे हैं। अच्छा, अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप सिग्नेचर हम क्या ले रहे हैं, हम लेट्स से नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, ठीक है। याद रखिए कि पार्टिकल फिजिक्स में मेरे ख्याल से हम उल्टा लेते हैं। मुझे थोड़ी सी रिलेटिविटी मतलब जनरल रिलेटिविटी की आदत पड़ी हुई है। चलिए मैं यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ, क्योंकि आपके ये जो ग्रिफिथ है इसने भी प्लस के साइन के साथ किया हुआ है। सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब जो प्रॉपर टाइम है जिसको हम जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हम ये कहते हैं
कि लेट्स से कि अगर ये पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, एक तरीका तो इस पार्टिकल की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने का ये है कि फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे एक रेफरेंस फ्रेम डिफ़ाइन करूँ और फिर इसको लोकेट करूँ किसी वेक्टर आर के ज़रिए से, ठीक है। तो अगर मैं इसको वेक्टर आर के ज़रिए से लोकेट करता हूँ तो फिर मेरे पास एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट तीनों आ जाएंगे, ठीक है ना। एक तरीका तो ये है, लेकिन एक तरीका ये भी तो हो सकता है ना कि ये जो पार्टिकल है कि मैं रेफरेंस फ्रेम ही इसके ऊपर जाके डिफ़ाइन कर दूँ, यानी कि मेरा जो रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन हो वो इस पार्टिकल के ऊपर हो। तो अब डी एक्स, डी वाई और डी जेड कंपोनेंट है वो क्या होंगे, वो सब ज़ीरो हो जाएंगे। तो मेरे पास डी एस स्क्वायर क्या बचेगा, मेरे पास डी स्क्वायर सिर्फ ये बचेगा सी स्क्वायर डी। अच्छा, अब जब ऐसी सिचुएशन ले रहे होते हैं तो सिर्फ फ़र्क करने के लिए, बाकी चीज़ वही है, हम इसको बजाय डी टी स्क्वायर कहने के हम इसको डी टाउ स्क्वायर कह देते हैं। और ये जो डी टाउ जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज द प्रॉपर टाइम। और चूंकि आप देखें कि हमने लॉरेंस इनवेरिएंट की जो शर्त है उसके ऊपर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमने बस ये कहा है कि हमने रेफरेंस फ्रेम उठा के उस पार्टिकल के ऊपर रख दिया है। तो अब चूंकि उसके ये तीनों बाकिया जो कंपोनेंट हैं वो तो अब यानी कि इसके स्पेशल कंपोनेंट हैं वो हमने ज़ीरो कर दिए और हम उस पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ गए, ठीक है। तो वो टाइम जो पार्टिकल का अपना टाइम है, यानी कि आप उस पार्टिकल की एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम डिफ़ाइन करें जो कि पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ जाए, यानी कि आप उस रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन उस पार्टिकल के ऊपर जाके डिफ़ाइन कर दें। तो उस सूरत हाल में जो आप पार्टिकल की का जो टाइम आप नोट करेंगे वो उसका प्रॉपर टाइम कहलाएगा, ठीक है। और चूंकि हम ये देख चुके हैं ये पूरी क्वांटिटी, क्योंकि ये डी एस स्क्वायर है, तो ये सी टाइम डी टी जो है वो, और उसमें बेसिकली क्योंकि सी तो हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये जो डी टाउ है ये बुनियादी तौर पे उस पार्टिकल का प्रॉपर टाइम कहलाएगा, ठीक है। और ये इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकल का वो टाइम है कि जो आप पार्टिकल के ऊपर बैठ के आपने, मतलब ऐसा ही है कि जैसे आप पार्टिकल के ऊपर जाके बैठ गए, तो अब जो आप उस पार्टिकल का टाइम नोट कर रहे हैं वो प्रॉपर टाइम है। अब चाहे फ़र्ज़ करें कि आप 22 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप वैसे अगर आप पार्टिकल को आप अगर लोकेट करें, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि हर एक ने अपना एक रेफरेंस फ्रेम बना दिया, तो आप उसको अगर नोट कर रहे हैं तो ऐसे डी एस स्क्वायर आपके पास 22 आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप में से हर आदमी ये कहे कि भाई मैं पार्टिकल का प्रॉपर टाइम नोट करना चाह रहा हूँ, तो उसका फिर तरीका ये होगा कि आप में से हर एक जो भी आपका रेफरेंस फ्रेम है, आपने कहा कि भाई मैं उस पार्टिकल के ऊपर जाके एक रेफरेंस फ्रेम अटैच कर देता हूँ और वहाँ पर जो हम टाइम नोट करेंगे वो उसका प्रॉपर टाइम होगा। तो ये वो टाइम होगा, चाहे आप 22 हों या 22,000 हों, चाहे 22 लाख हों, चाहे 22 करोड़ हों, चाहे जितने भी हों, आप सब के सब जो टाइम नोट करेंगे, क्योंकि अब आपने अपना रेफरेंस फ्रेम जो जो ऑब्जर्वेबल है वो जो आपका जिस रेफरेंस फ्रेम में आप उस पार्टिकल का टाइम नोट करना चाह रहे हैं वो आपने उठा के उस पार्टिकल के ऊपर ही रख दिया है। तो चाहे आप जितने भी हों, आप सब के सब इस पार्टिकल के ऊपर जो आपने घड़ी या एक वॉच या क्लॉक आपने जो अटैच की है, आप उस टाइम के ऊपर मुत्तफ़िक़ होंगे। ये मतलब है प्रॉपर टाइम का। और वो इन्वेरिएंट क्यों है वो मैंने बता दिया, क्योंकि वो डी एस स्क्वायर की जो डेफिनेशन है वो हम वहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है, क्लियर? यस सर, यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर सर मेरा मेरा सवाल यह था कि क्या हम टाइम और स्पेस से आजाद हो सकते हैं कभी? कैसे तुम्हारे ख्याल में कैसे मुमकिन है, कोई आइडिया है तुम्हारे दिमाग में? सर मैं ये कह रहा था कि जैसे हम अभी ख्वाब देख रहे हैं, तो ख्वाब में तो हमारे पास स्पेस टाइम की कोई कैद नहीं होती है, हम पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच रहे होते हैं एक मखसूस शॉर्ट या पीरियड में। इस तरह सही क्या हम आजाद हो सकते हैं? सही कह रहे हो, तो ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं है ना।
सर पाबंदी तो नहीं है, लेकिन जब ख्वाब में देखें तो बाज दफा मैं फॉर एग्जांपल कि मैं लंदन वगैरह में पहुंच रहा होता हूँ, सही तो है। बेसिकली तो अगर हम इस दुनिया में देखेंगे तो मुश्किल होता है, तो ख्वाब में मेरे लिए तो ये कैद नहीं है ना टाइम और स्पेस, इस तरह के हम आजाद हो। ये तुम्हें बज़ाहिर लग रहा है ना। देखो, बात यह है कि अगर तुमने कभी लंदन की वो जगहें ना देखी होती, ठीक है, तो तुम्हारे लिए वहाँ जाके चीज़ों को उस तरह देखना बहुत बहुत मुश्किल होता है। खैर वो तो एक, चलो एक अलग है, वो साइकोलॉजिकल डायमेंशन है, उसको हम बात नहीं करते। हम बहुत सिंपल बात करते हैं। तुमने कहा हम, अब मुझे ये बताओ कि हम से मुराद हमारी ये फिज़िकल बॉडी है ना, और ये फिज़िकल बॉडी जो है वो एटम से मिलके बनी है अल्टीमेटली। चाहे कुछ भी हो हमारे अंदर, गो के 80% वाटर है हमारे पास, और वाटर का मतलब H2O है। तो जितने हाइड्रोजन है उससे दुगने हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं। तो अल्टीमेटली हम जब जाके देखेंगे तो वो जो भी लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वो कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, राइट। गो के उनके साइजेस हमें इतने क्लियर नहीं है, गो अबाउट -10⁻⁻18 के वट एवर, तो सम हाउ सो कॉल्ड साइजेस तो हैं, और वो पार्टिकल्स जो हैं वो मूव भी कर रहे हैं, राइट। तो जब वो मूव कर रहे हैं तो इसमें टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, और जब वो वजूद रखते हैं, कोई फाइनाइट साइज़ रखते हैं, राइट, तो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये होते हुए तो मुमकिन नहीं है। अगर हम किसी ऐसी चीज़ के बन जाएं कि जो कि मटेरियल ना हो, तब तो मुमकिन है। जब तक हम मटेरियल ऑब्जेक्ट हैं तो हम स्पेस और टाइम दोनों के पाबंद हैं। कम से कम स्पेस के तो हम हैं। We cannot avoid it, being a physical entity, as far as I can understand. हाँ फिजिकल नहीं है ना, तो यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक, एंड वेयर एवर यू लाइक टू गो यू कैन गो। जो भी मैंने कहा था कि ख्वाबों पे तो कोई पाबंदी नहीं है। फिजिकल चीज़ें फिजिकल लॉज की पाबंद हैं। एनी अदर क्वेश्चन? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही है हाँ, सर। जस्ट आपको एक चीज़ हिंट देने के लिए, वो लेकिन थोड़ी सी वो गहरी बात है। आप टाइम को एक सूरत में अवॉइड कर सकते हैं, और वो लगता ये है कि इट शुड बी अराउंड बिग बैंग। आप किसी तरह ग्रेविटी को माइनस कर दें हमारे यूनिवर्स से, तो शायद आप टाइम से बच जाएं। स्पेस से फिर भी नहीं बच सकते। लगता ये है कि जब हमारे यूनिवर्स का आगाज़ हुआ है तो उस वक्त टाइम वजूद में आया, स्पेस इससे पहले से मौजूद थी। ये मैं अभी सिर्फ इस काइंड ऑफ स्पेकुलेशन है, जो क्वांटम ग्रेविटी से इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। तो लोगों का ख्याल ये है कि ग्रेविटी की वजह से टाइम समहाउ जनरेट हुआ है। तो आजकल ये लोग जो क्वांटम ग्रेविटी के ऊपर लोग जो काम कर रहे हैं, वो समहाउ अपनी इक्वेशंस इस तरह से लिखना चाह रहे हैं जो इवन वो स्पेस टाइम से इंडिपेंडेंट हों। अभी तक तो कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन कोशिश है। सर अगर हम ये कह दें कि ग्रेविटी से टाइम जनरेट हुआ है, तो अगर हम ये कह दें कि टाइम की वजह से ही ग्रेविटेशन का प्रोसेस नहीं होता है, यानी ये जो नहीं हरकत होती है। नहीं, वो वही मैं कह रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जो इसको तुम एक स्टेटमेंट के तौर पे ले लो, क्योंकि अभी हम इसके डेप्थ में इसलिए नहीं जा सकते हैं कि तुम्हें अभी ग्रेविटी के बारे में ठीक से नहीं पता ना, हमने उसको स्टडी नहीं किया हुआ है, तो उसको उस तरह से समझना उसके मेरिट पे मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, दिमाग में रखना, कभी काम आएगी।
टाइम जैसी चीज़ें जो हैं, अब आजकल जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं उसमें वो ये चाहते हैं कि ये इमर्जिंग फिनोमेना हो, इमर्ज करे, नॉट द फंडामेंटल वन। वरना ये बड़े मसाइल हैं। टाइम रिलेटिविटी में कोऑर्डिनेट है और क्वांटम मैकेनिक्स में ये एक ऑब्जर्वेबल भी नहीं है। तो ये बड़ा मसला है। फंडामेंटली तौर पे ये दो डिफरेंट चीज़ें बन जाती हैं। और जहाँ पर क्वांटम ग्रेविटी की हम बात कर रहे होते हैं, वहाँ ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों यूनिफाई हो रही होती हैं। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बिग कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम कि हाउ टू रिकंसाइल दीज टू डिफरेंट आइडियाज़। आपने जितनी क्वांटम मैकेनिक्स देखी हो, या आप कोई किताब खंगाल डालें, आपको कोई टाइम का ऑब्जर्वेबल नहीं मिलेगा। आपको मोमेंटम, पोजीशन, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, तमाम चीज़ों के आपको ऑब्जर्वेबल्स मिलेंगे, उनके ऑपरेटर्स मिलेंगे। टाइम का कोई ऑपरेटर आपको नहीं मिलेगा। टाइम रिलेटिविटी में इज़ वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। तो लोग ये चाहते हैं कि फंडामेंटल लेवल के ऊपर जाके क्वांटम मैकेनिक्स इज़ द थ्योरी। तो वो कुछ रिलेटिविटी क्वांटम मैकेनिक्स इस तरीके से मिलें कि टाइम इमर्ज करे, उसमें से पहले से मौजूद ना हो, बैकग्राउंड में इमर्ज करे, इमर्जेंट फिनोमेना हो। तो इसलिए हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि टाइम की वजह से ग्रेविटी हो रही है। इट इज़ द अदर वे अराउंड। एनीवे सर जी, सर आपके पास रजनीक एंड हॉलिडे का वॉल्यूम 1 का बुक पीडीएफ में है तो सेंड कर दो। चलो वो अभी मुझे कुछ दिनों पहले ही इत्तेफाक है कि मुझे एक चीज़ में, किसी चीज़ में ज़रूरत पड़ी तो मैंने सर्च किया तो मुझे मिल गया है। तो वो मैं आपके साथ देखता हूँ कि कितनी जगह है, क्योंकि वो ये थोड़े से काफ़ी हैवी किस्म के बुक्स हैं ना। तो वो आई थिंक वॉल्यूम 1 उसका जो मुझे मिला था वो कोई 41 या 50 MB का था, और जो वॉल्यूम 2 था वो कोई 450 MB का किसी ने उसको स्कैन किया हुआ है या जो भी किया हुआ है। तो इट्स अ वेरी हैवी फाइल्स, उसके लिए जगह चाहिए। थैंक यू सर। हाँ, वो मैंने सर हेलिडे का तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है। कोई भी यूनिवर्सिटी फिज़िक्स आपके हाथ लग गया है, थॉमस एंड यंग की हो, कोई भी हो, उसमें ये सारे रिलेटिव मोशन दिया हुआ है। ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई हुई है, ये डायग्राम हर यूनिवर्सिटी फिज़िक्स में दी हुई है। हर कोई भी, हेरिटेज ज़रूरी नहीं है, वैसे देख लें तो अच्छा है, लेकिन कोई भी आप यूनिवर्सिटी फिज़िक्स की किताब उठा दें, उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं। क्या क्या कह सर रहे हैं? सर जैसे हम स्पेस को छोटा करते जाएं तो उसके साथ साथ टाइम भी छोटा होता जाएगा, तो क्या टाइम में डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी एक ऐसे पॉइंट पे जाके? देखो, क्वांटम ग्रेविटी वगैरह में इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं कि हम स्पेस टाइम के सेल्स लेते हैं। जिस तरह सेल होते हैं इंसान के मिल के बनता है, इसी तरह आप डिस्क्रीटाइज कर सकते हैं। लेकिन ये सब आइडियाज़ अभी इन्फेंसी में हैं, ये डेवलप नहीं हुए हैं पूरी तरह किसी थ्योरी के फॉर्म में। ये सारे टॉय मॉडल्स हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से ये चीज़ें स्मूथ नहीं रहती ना, फ्लक्चुएशंस होती हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से। तो इवन स्पेस टाइम भी जो है वो स्मूथ नहीं रहता है, वो फिज़िकल चीज़ है ना, तो वो उसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं। मैंने जैसे कहा था ना, ये जॉन व्हीलर का जो एक मॉडल है, उसमें टाइम प्लांक स्केल पे वैसे ही फ्लक्चुएट कर रहा है जैसे कि बॉइलिंग वाटर होता है, उसकी सरफेस बॉयल हो रही होती है। बिल्कुल इसी तरह स्पेस टाइम भी कुछ इसी तरह की चीज़ कर सकता है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये सारी अभी स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि अभी हम प्लांक स्केल पे पहुँचे ही नहीं हैं। अभी कुछ रिसेंटली एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी करीब जाके स्पेस टाइम को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश की है, लेकिन अभी, और वो यकीनी तौर पे उन्हें उतने डिस्टेंस पे, मुझे वो डिस्टेंस एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वहाँ तक उन्हें कुछ नहीं मिला। तो वो तो